शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फ़ॉरेन वाले पेज से। आज फ़ॉरेन वाले पेज में हम देखेंगे जिम्बाब्वे का मैप। पहला मैप जो हम देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में उसकी लोकेशन बताने को लेकर के है कि वो किस महाद्वीप में आता है। तो जिम्बाब्वे जो देश है वो आता है अफ्रीका महाद्वीप में। यदि हम मेजर ओशियन के साथ मेजर जो रेखाएं हैं उनके साथ में यदि इसकी तुलना करें तो इक्वेटर जो 0 डिग्री वाली है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा और 0 डिग्री वाली इक्वेटर रेखा, इसके ये बीचों बीच में स्थित है, इसकी लोकेशन है। जिम्बाब्वे के यदि हम लेफ़्ट तरफ में जाते हैं मतलब कि पश्चिम की तरफ जाते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ेगा। यदि हम इसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो इंडियन ओशियन पड़ता है। और यदि हम अफ्रीका के नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, लेक विक्टोरिया है। इस प्रकार से कुछ मेजर ओशियन हैं जिसकी लोकेशन हमने देखे हैं। अब सेकंड जो मैप हम देख रहे हैं ये बताता है कि जिम्बाब्वे कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो यदि हम इसके पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्व की तरफ में पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक मोजाम्बिक के साथ बहुत बड़ी बाउंड्री इसकी शेयर होती है। यदि हम इसके दक्षिण में देखें तो साउथ अफ्रीका है। यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बोत्सवाना है और नॉर्थ और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जाम्बिया के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। और यहीं पर है लेक करीबा जो कि दोनों देशों के बीच में बाउंड्री का काम कर रही है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। कुछ और भी यहाँ पर जियोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। इनयाग्नी 2592 मीटर पर स्थित है। लोएस्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो जंक्शन ऑफ द रुंडे एंड सेव रिवर्स 162 मीटर। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो हम यहाँ की है वो है जाम्बेजी रिवर 2650 किलोमीटर में फैली है। और लार्जेस्ट लेक की बात करें तो वो है लेक करीबा 7770 वर्ग किलोमीटर, जो कि हम मैप में देखे भी थे। अब जो देश हम देखे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, इसलिए हम अफ्रीका महाद्वीप का मैप देख लेते हैं। अफ्रीका के यदि हम एकदम दक्षिण में चले जाएं और यदि हम पूर्वी तट की तरफ देखें तो पड़ता है इंडियन ओशियन। ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशियन इस प्रकार से फैला हुआ है। ये पूरा इंडियन ओशियन फैला हुआ है। ये मेडागास्कर है और ये हमारा हो गया अफ्रीका। तो बीच में है मोजाम्बिक चैनल। और यदि हम ऊपर जाते हैं तो ये है गल्फ ऑफ अडेन। इसके बाद और ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो वो हो जाता है रेड सी पड़ता है। इसके बाद अफ्रीका को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये हो गई 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। और भी हम यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ जाते हैं अफ्रीका के तो मेडिटेरियन सी पड़ता है। और यदि हम इसके पश्चिम की तरफ देखें तो साउथ अटलांटिक ओशियन स्थित है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बाल विवाह से रिलेटेड न्यूज़ आई है वो जिम्बाब्वे से ही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसकी कड़ी निंदा की है। एक मंदिर में एक लड़की है 14 साल की। ठीक है, इसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और जब ये प्रेग्नेंट होती है तो मंदिर में ही इसका बच्चा होता है, तो इसी दौरान इसकी डेथ हो जाती है। यही जो वीडियो है वायरल हुआ है और इसी को चलते चलते यूनाइटेड नेशन ने इसकी कड़ी निंदा की है। जिम्बाब्वे में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कम उम्र में शादी कर देना, दूसरी है बच्चियों का जो यौन शोषण होता है वो है।
इसी को लेकर के यहाँ पर बातें बताई गई हैं। और एक डेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑफिशियल स्टैटिक्स है वो ये बताता है कि 1 in 3, हर 3 में से एक जो लड़की है जिम्बाब्वे की, उसकी शादी हो जाती है 18 साल की उम्र के पहले। और कोरोना के चलते चलते तो इस प्रकार के केसेस और भी बढ़ गए हैं। गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को जल्दी से शादी करना पड़ जा रहा है, क्योंकि फैमिली खर्च नहीं वहन कर पा रही है ना, मैं सदस्यों का, इसी के चलते चलते वो जल्दी से अपनी लड़कियों का शादी कर देते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम फ़ॉरेन वाले पेज से ही देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है इजराइल और लेबनान के रिलेशनशिप को लेकर के। तो दोनों देशों के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं। हिजबुल्लाह का कहना है इजराइल ने जो स्ट्राइक किया था लेबनान की सीमा पर, इसका ये जवाब देंगे। इजराइल कैरिड आउट एयर रेड्स ऑन लेबनान आफ्टर मैनी ईयर्स प्रॉम्प्टिंग रिटर्न फायर। तो काफ़ी साल के बाद ये पहला जो है हमला इजराइल के द्वारा लेबनान की सीमा पर किया गया था। तो जो हेड ऑफ लेबनान्स पावरफुल हिजबुल्लाह मूवमेंट है, हसन नसरल्लाह, ठीक है, इनका कहना है कि हम सुटेबल और बिल्कुल अनुपातिक में, जिस हिसाब से उधर से हमला किया जाएगा उतना ही हमला हम भी करेंगे इजराइल के ऊपर, ऐसा कहना है इनका। एनी इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन लेबनान आफ्टर ए फ्लेयर ऑफ 8 बॉर्डर लास्ट वीक। तो पिछले वीक ही जो लेबनान की बॉर्डर है वहाँ पर हमला किया गया था। इजराइल ने कैरी आउट किया था इसकी पहली एयर रेड्स ऑन लेबनानीज सॉइल इन ईयर्स ऑन थर्सडे के दिन, ठीक है, ताकि जो हिजबुल्लाह है उसको वो समाप्त कर सके, रॉकेट से उसको उड़ा सके। लेकिन फिर इनकी तरफ से भी जो 20 स्टेट है ना, इनकी तरफ से भी जवाब दिया गया था। और आगे इनका ऐसा कहना है कि हम जो है लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यदि उधर से किया जाएगा तो हम भी जवाब देंगे। इसके अलावा यदि हम 2006 का कॉन्फ्लिक्ट देखें ना, तो द 33 डे कॉन्फ्लिक्ट इन द समर ऑफ 2006 किल्ड 1200 पीपल इन लेबनान, मोस्टली सिविलियंस, एंड 160 इजराइलीज, मोस्टली जो थे वो सोल्जर थे। 2007-06 की ये घटना यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा यूएन ने भी इसकी आलोचना की है। अमेरिका भी चाहता है कि लेबनान इजराइल पर हमला ना करे। स्पोर्ट वाले पेज से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो ओलंपिक है उसके, ठीक है, टोटल मेडल की यहाँ पर बात बताई गई है। फाइनल मेडल्स टैली, इसमें सबसे टॉप में रहा है अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज 33, मतलब टोटल यदि हम देखें तो उसका कलेक्शन है 113। इसके बाद है चाइना, 88 टोटल मेडल ये जीता है, 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 इसके ब्रॉन्ज है। इसके बाद नंबर आता है जापान का, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और टोटल 58। इसके बाद आता है नंबर ग्रेट ब्रिटेन का, 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, टोटल 65 मेडल जीते इसने। आरओसी की बात करें तो 71, ऑस्ट्रेलिया ने 46, नीदरलैंड ने 36, फ्रांस ने 33, जर्मनी 37 और इटली ने 40। और इंडिया का नंबर आता है 48वें नंबर पर, जिसने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। इसके बाद न्यूज़ देखने वाले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने मानव अधिकारों को लेकर के क्या बात कही है। जब से ये आए हैं तो मानव अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत चिंता की है, बहुत काम किया है। तो इस बार भी इन्होंने
अपनी चिंता जाहिर की है पुलिस स्टेशन में अपराधियों को जो टॉर्चर किया जाता है, उनके जो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जो कि संविधान ने उनको गारंटी दी है, इसके बावजूद जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन पुलिस स्टेशन पर किया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स जो है रिस्क वाली कंडीशन में है पुलिस स्टेशन में, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। तो एन.वी. रमन्ना ने संडे के दिन ये कहा कि पुलिस स्टेशन पोज द हाईएस्ट थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी विच आर सैक्रोसैंक्ट, जो कि जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमें संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। वो भी उल्लंघन हो रहा है पुलिस स्टेशन में। और भी देखते हैं ना, इतना ज़्यादा उनको मारा पीटा जाता है कि मारते मारते उनकी डेथ तक हो जाती है, और फिर पुलिस वालों को कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा भी था, साउथ तरफ की न्यूज़ थी। तो द थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड बॉडीली इंटीग्रिटी इज हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन। Going by recent reports, even the privileged are not spared the third degree treatment. थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट तक अभी तक बंद नहीं हुआ, अभी तक उसका यूज़ किया जा रहा है। कस्टोडियल जो टॉर्चर है एंड पुलिस एट्रोसिटीज़ अभी तक मौजूद है, अभी तक ये सब पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही थी, चीफ जस्टिस ऑफ अमन्ना का ये कहना है, अपने जो फेलो जज होते हैं उनके लिए उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये नोट किया कि इफ़ जुडिशरी वांट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल पीपुल, इट हैज़ टू एश्योर द मार्जिनलाइज्ड दैट इट एग्जिस्ट फॉर देम। यदि न्यायपालिका को गरीबों का विश्वास जीतना है तो उनको न्यायपालिका को, कोर्ट को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ में खड़े हैं। ह्यूमन राइट्स की यदि हम बात करें तो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें संविधान गारंटी देता है, ठीक है, जो कि हर किसी को प्रोवाइड किए गए हैं। ना उसकी जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना अमीरी गरीबी देखी जाती है। जन्म से लेकर के हमको ये मृत्यु तक मिलते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसकी बात कही गई है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेस एंड जेंडर के आधार पर। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, इसको लिया गया है आर्टिकल 19, 20, 21A और 22। ये हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम of movement throughout the territory of our country, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, ये जो है ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को रोकता है, चाइल्ड लेबर को रोकता है, फोर्स्ड लेबर मेकिंग इट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल में यहाँ इसका बात उल्लेख किया गया है। ये गारंटी देता है रिलीजियस फ्रीडम की और इंश्योर करता है सेकुलर स्टेट इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया सभी धर्मों को मान्यता देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ऑल पीपल हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, अपने धर्म को जिस प्रकार से वो मनाना चाहते हैं वैसा वो मना सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक, जिसमें ये कहा गया है यदि हमारे मानव अधिकार फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि किस प्रकार से गांव के दूर दराज वाले इलाके में अभी भी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है।
जिसके चलते चलते कोरोना आया, तो उनके केसेस की जो सुनवाई है ना, उसमें और भी पेंडिंग आ गई है, और भी ज़्यादा वो लंबा केस खिंच रहा है। तो लोगों का इस प्रकार से कोर्ट के ऊपर फिर विश्वास उठ जाता है, चाहे वो वकील हो चाहे वो कोर्ट हो, ठीक है, बस चक्कर ही लगाना रह जाता है। तो यही सब जो प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने वाली बात इनके द्वारा कही गई है कि इनको हम कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें लोगों का विश्वास जीतना है तो हमें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे, जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएंगे, ठीक है। और लंबे समय से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, सबसे जो कमज़ोर तबका है, गरीब लोग हैं, हैज़ लाइव्ड आउटसाइड द सिस्टम ऑफ जस्टिस, जस्टिस वाले सिस्टम से तो ये हमेशा दूर ही रहे, ठीक। इसके अलावा जो इतना लंबा चलता है, केस खिंचाता है, और इतना महंगा हो गया है केस लाना, बस जीवन भर की कमाई उसी में लुटा दो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं पुअर और जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको। तो जुडिशरी का जो टफेस्ट चैलेंज है टुडे इज़ टू ब्रेक दिस बैरियर, ऐसा इनका कहना है। और हम ये नहीं कह सकते कि सोशियो इकोनॉमिक जो गैप है, इसी के चलते चलते उनको न्याय आसानी से नहीं मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड को भी हमको कम करने की ज़रूरत है, ऐसा एन.वी. रमन्ना का कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हमारे तिरंगे को लेकर के है, नेशनल फ्लैग को लेकर के। तो डिज़ाइन ऑफ द इंडियन ट्राइकोलर इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू पिंगली वेंकैया। इनके डिज़ाइन के लिए जाना जाता है पिंगली वेंकैया को, जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने क्या प्रपोज़ किया था? इन्होंने बेसिक डिज़ाइन दिया था हमारे झंडे का, जिसमें टू रेड एंड ग्रीन बैंड्स, दो रेड रहेंगे और एक ग्रीन बैंड रहेगा, टू सिम्बोलाइज द टू मेजर कम्युनिटीज़, हिंदू एंड मुस्लिम। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की तरफ से क्या सजेस्ट किया गया था? इनका कहना था कि वाइट बैंड हम जो है शांति के लिए रखेंगे इसमें, और बाकी जो बचा हुआ है वो रहेगा रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया। एंड ए स्पिनिंग व्हील इनकी तरफ से कहा गया था कि इसको रखा जाएगा टू सिम्बोलाइज द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1963 में, एंड वाज पोस्टमसली ऑनर्ड विथ ए पोस्टेज स्टाम्प इन 2009 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवार्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 2014 में हिज नेम वाज आल्सो प्रपोज्ड फॉर भारत रत्न के लिए भी उनका नाम प्रपोज किया गया था। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो 1906 में अरगुएबल द फर्स्ट नेशनल फ्लैग वाज, ठीक है, बीन होस्टेड ऑन 7 अगस्त 1906। कहाँ पर? कलकत्ता में, एट द पारसी बागान स्क्वायर, जिसको ग्रीन पार्क कहा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले इसको होस्ट किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, 22 जुलाई 1947 को जो आयोजित हुई थी भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा जो थी एक प्रकार से संसद ही थी, की बैठक के दौरान इसको अपनाए थे, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही की गई थी। फिर 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अपनाया गया, और इसके बाद भारतीय गणतंत्र ने इसको अपना लिया था। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, मतलब भारत का जो शासन है वो लोग चलाते हैं, और शासन करने की जो पावर है वो लोगों में स्थित है, इसी को गणतंत्र कहा जाता है। भारत में तिरंगे का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से। इसमें हॉरिजॉन्टल 3 पट्टी रहती हैं, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद और नीचे रहता है गहरे हरे रंग की पट्टी। तीनों का अनुपात जो है सेम रहता है। यदि चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ देखें तो 2 और 3 का रहता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है, ये अशोक की जो राजधानी के सारनाथ के
शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां बनाई गई हैं। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ देखें तो नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय हमारे झंडे हैं उनको प्लास्टिक से नहीं बनाना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इसको डिसअलाउ कर दिया है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को कहा है ये इंश्योर करिए कि पीपुल डू नॉट यूज़ नेशनल फ्लैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक as ensuring the appropriate disposal of the tricolor made of the non-biodegradable item was a practical problem। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है उससे झंडे जो बनाए जाते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है और ये स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कहा भी है।